Good morning, students, and welcome to biology class. Today we are going to start a new chapter number 8, respiration and circulation. It is very important chapter, and today we are going to discuss about the first topic, that is respiration. Before starting this lesson or this chapter, we are having few questions. Then you also try to find out the answer of these questions. Dear student, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है. सबसे पहले हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके हमको आंसर्स फाइंड करना है. आप भी ट्राई कीजिए कि इसके आंसर्स फाइंड करें. द फर्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो जैसा कि अभी तक आपने स्टडी की है, इन जनरल हम रेस्पिरेशन मीन्स इनहेलेशन और एक्सेलेशन को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. बट एक्चुअल ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड कॉन्स्टिट्यूएंट या कंपोनेंट का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक्चुअल वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की मदद से और एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी. Then the definition of respiration is, look at here, it is a biochemical process of oxidation of organic compound, means food material, in an orderly manner or stepwise manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है या ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्डरली होता है यानी स्टेप वाइज मैनर में, और जिसके रिजल्ट में क्या होगा, केमिकल एनर्जी लिबरेट होगी. और जो केमिकल एनर्जी लिबरेट होती है उसका फॉर्म है एटीपी. एटीपी के फॉर्म में, एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो ये एक ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, और जिसके रिजल्टेंट क्या होगा, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी. और ये केमिकल एनर्जी एक फॉर्म में रहेगी, एक टाइप में रहेगी, दैट इज़ एटीपी, यानी ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है. और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी इसको यूज़ करती है, या प्लांट भी इसको एटीपी के फॉर्म में यूज़ करते हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. अब सेलुलर रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स है? तो एज यू फैमिलियर, आपको पता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. वन दैट इज एरोबिक एंड सेकेंड इज एनएरोबिक. वन एरोबिक, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज एरोबिक, AEROBIC, aerobic. And another one that is anaerobic, means in the absence of air. तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, there are two types of cellular respiration, one aerobic and another one anaerobic. Now the third question, why should we respire all the time? कभी आपने गौर किया होगा कि हम all the time respiration करते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप ईटिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, टॉकिंग कर रहे हो, एक्सेट्रा, या जब आप स्लीप करते हो तब भी आप रेस्पिरेशन करते हैं. तो व्हाई शुड वी रेस्पायर ऑल द टाइम? इसका एक आंसर है कि एक्चुअल अ बॉडी नीड ऑक्सीजन. हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन अगेन केमिकल एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है. हमारी बॉडी के
प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ईच एंड एवरी सेल और टिश्यू की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन। Every part of our body need oxygen for survive or to survive. So all the time our body need we respire and our body need oxygen. Dear student, हमारी बॉडी को प्रॉपर उसके सर्वाइवल के लिए हर बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम ऑल द टाइम रेस्पायर करते हैं। हमारे बॉडी के कोई भी फंक्शन हो, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन और जस्ट थिंकिंग ऑल्सो वी नीड ऑक्सीजन। गॉट इट स्टूडेंट? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस एंड द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, पोटेंशियल एनर्जी, however not usable by the organism unless it is converted into usable form. All living organism सबके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है फॉर और टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। जितने भी लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू किए जाते हैं उन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में यानी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं या जो ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं। बट दिस इज नॉट यूजेबल और हाउएवर दिस कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट यूजेबल। जो भी फॉर्म में एनर्जी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है या हमारे बॉडी में जो फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में होती है वो हमारे लिए नॉट यूजेबल है। कब तक? अनलेस जब तक हम इसको कन्वर्ट नहीं करते यूजेबल फॉर्म में। दिस कन्वर्शन इज अचीव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड या पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उसका कन्वर्शन जब तक नहीं होगा, एनर्जी जो नॉट यूजेबल फॉर्म में है यूजेबल फॉर्म में नहीं आएगी, जिसके लिए रेस्पिरेशन एक्चुअल रिक्वायर्ड है। और ये सिर्फ अचीव हो सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ सी हियर द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। Respiration, it is a biochemical process of oxidation of organic compound in an orderly manner for the liberation of chemical energy in the form of ATP. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड करने की बायोकेमिकल प्रोसेस। और ये एक ऑर्डरली मैनर में होती है, यानी स्टेप वाइज है, एक साथ नहीं होगी, स्टेप वाइज मैनर में होगी। और इससे क्या होगा? क्या लिबरेट होगा? एनर्जी लिबरेट होगी जो केमिकल फॉर्म में रहेगी, यानी केमिकल एनर्जी का लिबरेशन जिस प्रोसेस के थ्रू होगा वो है रेस्पिरेशन, यानी वो बायोकेमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड करके केमिकल एनर्जी लिबरेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। और ये केमिकल एनर्जी एक्चुअल एटीपी के फॉर्म में होगी। सी हियर द इक्वेशन। C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज है, और 6O2 मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्लूकोज एक्चुअल ऑक्सीडाइज्ड किया जाता है, जिसके रिजल्टेंट एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, एज ए बाय प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल, और जो मेन प्रोडक्ट है वो ATP फॉर्म होगा। यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की मदद से,
और ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होने पर हमको क्या देगा, ATP देगा, यानी केमिकल एनर्जी देगा। यहाँ पर 38 है, यानी 38 उसका नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स। नाउ फॉर दिस प्रोसेस of gaseous exchange takes place between the organism and the environment. For this, the process of gaseous exchange takes place between the organism and environment, and the site of gaseous exchange is called respiratory surfaces. और ये प्रोसेस होगी गैसियस एक्सचेंज की ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, और वो साइट जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ सी हियर, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यानी वो ऑर्गन जहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है। नाउ लुक एट हियर, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज है गैसियस का, वो सिंपल फिजिकल प्रोसेस है। फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। और अगर अच्छे से गैसियस एक्सचेंज होना है तो उसके लिए ये रेस्पिरेटरी सरफेसेस जो नीचे दिए गए हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, या उनके ये फीचर्स होना ज़रूरी है। इफ़िशियंट यानी अच्छे से गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या होना है? फर्स्ट वन, इट शुड हैव अ लार्ज सरफेस एरिया, यानी रेस्पिरेटरी सरफेस का कैसा होना चाहिए? सरफेस एरिया लार्ज। सेकेंड, इट शुड बी थिन, हाईली वैस्कुलर, परमिएबल टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये थिन होना है, हाईली वैस्कुलर होना है, परमिएबल होना है। परमिएबल किसके लिए? टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस के लिए परमेबिलिटी होनी चाहिए। O2 और CO2 का एक्सचेंज ईजीली हो, उसके लिए परमिएबल और थिन, उसके साथ साथ हाईली वैस्कुलर होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट फीचर, थर्ड फीचर, इट शुड बी मॉइस्ट। और ये कैसे होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, यानी ड्राई रहेंगे तब रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होगा, इसीलिए ये मॉइस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। लुक एट हियर, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स फैसिलिटेट गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, शेप है, वो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज को जो डिफ्यूजन होता है उस तरीके से उसको सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है। एंड अ टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट हैज़ मेनी एयर स्पेसेस। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, उनके अंदर बहुत सारे मेनी एयर स्पेसेस होते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। A terrestrial plant or flowering plant has many air spaces between the cells of stem, leaf and root. जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनके पास एयर स्पेसेस रहेंगे, कहाँ पर? उनके सेल्स ऑफ स्टेम एंड लीफ एंड रूट के बीच में। एंड दीज एयर स्पेसेस आर कंटिन्यूअस। और ये कैसे रहेंगे? कंटिन्यूअस रहेंगे। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द एयर स्पेसेस थ्रू स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी स्टोमेटा के थ्रू, कहाँ पर? द पोर्स ऑन लीव्स एंड यंग स्टेम। जो यंग स्टेम है और पोर्स है, जो लीव्स है, उनके बीच में पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलेंगे, जिसके थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूज़ की जाएगी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स डिफ्यूजेस आउट। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन होगी और CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट होगी उन्हीं पोर्स से, स्टोमेटा से। एंड इन द एरेटेड सॉइल, अगर सॉइल एरेटेड है, द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द फिल्म ऑफ मॉइस्चर और वाटर अराउंड द रूट टिश्यू एंड एंटर इट बाय डिफ्यूजन।
अब जो सॉइल है, एरेटेड सॉइल है, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, वाटर या मॉइस्चर में डिज़ोल्व होगी, और ये मॉइस्चर या वाटर के थ्रू ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी रूट टिश्यूज़ के अंदर, या एंटर होगी रूट टिश्यूज़ के अंदर। अगेन सेम प्रोसेस, डिफ्यूजन। अब एक्चुअल में डिफ्यूजन क्या है ये आपको समझना है। डिफ्यूजन यानी एक्चुअल डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कोई भी एक, अगर हम एग्जाम्पल लें, क्लॉथ है, अगर उसको वाटर पर डालते हैं तो वाटर इजीली वो एब्जॉर्ब करता है। ऐसे ही यहाँ पर गैसेस क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ woody flowering plants, trees and shrubs have an external impervious bark. अब जो woody flowering plants है उनके अंदर यानी ट्रीज और श्रब्स में एक्सटर्नल बार्क होता है, इम्परवियस बार्क, यानी जो फ्लूइड को अंदर बाहर नहीं करता, या फ्लूइड के टू गो आउट टू गो इन उसके लिए अलाउ नहीं करता, सिर्फ एयर को अलाउ करता है, गैसेस को अलाउ करता है। दैट इज इम्परवियस बार्क। हियर द गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू स्मॉल पोर्स इन द स्टेम सरफेस कॉल्ड लेंटिसेल्स। अब वो फ्लावरिंग प्लांट जो वुडी है, यानी जो लकड़ी के हैं, वुड यानी लकड़ी के, हार्ड होते हैं, उनके अंदर ट्रीज और श्रब्स में एक्सटर्नल इम्परवियस बार्क रहेगा। यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, ये एक्सटर्नल बार्क है, यानी एक आउटसाइड लेयर होती है जो प्लांट के ऊपर कभी कभी रिमूव भी हो जाती है, आपने देखा होगा। वो एक्सटर्नल लेयर एक्चुअल बार्क कहलाती है, और इसके अंदर क्या होंगे, स्टेम सरफेस में एक्चुअल स्मॉल पोर्स रहेंगे। इन पोर्स को हम बोलेंगे लेंटिसेल्स, और इन लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज होगा। नाउ अब आपके लिए क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चन है यहाँ पर क्यूरियोसिटी बॉक्स में। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस। तो मैंने आपको अभी बताया था, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, रेस्पिरेटरी सरफेसेस के फीचर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको फीचर्स दिए गए हैं। ओके, आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और मुझे फॉरवर्ड करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए क्यूरियोसिटी बॉक्स में से, कि कौन से पार्ट्स है प्लांट के जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। तो मैंने इसके लिए भी आपको बताया, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होगा टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट्स में। यहाँ पर हमने देखा कि मेनी एयर स्पेसेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर, बिटवीन द स्टेम ऑफ द सेल्स ऑफ स्टेम, लीफ एंड रूट। अब ये क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर आपको आगे उसका आंसर दिया हुआ है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस ओके इनटू द एयर स्पेसेस थ्रू स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट थ्रू सेम, एंड here the water the air enter or diffuses through the moisture or water, in the film of moisture or water, and here also lenticels। तो आपको ये तीनों को एक्सप्लेन करना है। स्टोमेटा यानी स्टोमेटा के थ्रू वो पोर्स जो यंग स्टेम और लीफ में रहेंगे। दूसरा, रूट के लिए कैसे डिफ्यूजन होगा, तो रूट टिश्यू के थ्रू, यानी फिल्म ऑफ मॉइस्चर या वाटर के थ्रू। और तीसरा आपको बताना है, अगर वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स है तो उनके अंदर लेंटिसेल्स होते हैं, और ये लेंटिसेल्स नथिंग बट स्मॉल पोर्स है जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। व्हाट इट स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा चैप्टर लेसन था, हमने स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो आज हमने सिर्फ रेस्पिरेशन को कंटिन्यू किया, हमने सर्कुलेशन को डिफाइन भी नहीं किया। ये हमने 3 क्वेश्चंस पहले डिस्कस किए, आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स भी फाइंड करने हैं, और 2 क्वेश्चंस जो मैंने बताया क्यूरियोसिटी बॉक्स में से, ये टोटल 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर फाइंड करने हैं, आपको इसके आंसर लिखने हैं और मुझे फॉरवर्ड करना है।
यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। कल हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को। आज हमने प्लांट्स को डिस्कस किया। इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स है, क्यूरीज है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।